नमस्कार दोस्तों, अंकित सर क्लासेस में आपका स्वागत है। काफ़ी टाइम बाद आज हम लोग एक हिंदी की वीडियो लेकर हाजिर हैं और हिंदी में हम लोग पढ़ने वाले पहली वीडियो हिंदी की और हिंदी में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग वीर गाथा काल पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, और मज़ा आने वाला है, अच्छी वीडियो होने वाली है। चलिए देखते हैं। और वीर गाथा काल पढ़ने वाले हैं, शुरुआत है, इसके बाद आगे भक्ति काल या आधुनिक काल, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली क्लास है और वीर गाथा काल इसी क्लास में कंप्लीट होने वाला है। अगर देखें तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी और साहित्य और इतिहास तीनों बातें देखते हैं, हिंदी साहित्य और इतिहास। हिंदी की बात करें तो ईरानी लोग, जब हम लोग सिंधु के किनारे रहा करते थे, आप देखते होंगे इधर पाकिस्तान में इधर सिंध देश पड़ता है, क्योंकि पहले पाकिस्तान भारत में ही था। तो सिंधु के किनारे वाले लोगों को ईरानी लोग सिंध ना बोलकर साको हा बोला करते थे और सिंधु को हिंद बोला करते थे। क्या बोला करते थे? हिंद। और हिंदू से ही हिंदी भाषा, हिंदी शब्द का इस्तेमाल हो गया और वहाँ से ही हिंदी आ गया। बात करें साहित्य की तो साहित्य का मतलब होता है साहित्य। क्या चीज़? सा और प्लस हित, यानी कि सबका हित हो, सबका हित हो, उसको साहित्य कहा जाए। हिंदी कैसे आया मैंने बहुत देख लिया। और इतिहास होता है इति प्लस हास। इतिहास को कहते हैं इति प्लस हास, और इति प्लस हास का मतलब होता है ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ होगा। मैंने कहा भी है कि इतिहास हमेशा आधा सच्चा आधा झूठा होता है। इतिहास कभी भी सच नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो सच होती हैं। तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ था, इस बात को मानकर चलते हैं। तो अगर देखें हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो हिंदी सिंध से हिंद बना और हिंद से क्या बन गया? हिंदी बन गया। साहित्य मतलब सबका साथ और इतिहास मतलब ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ था। ठीक है, सबके साथ ऐसा हुआ था और हिंदी में जिसको हमने लिखा उसी को हिंदी साहित्य का इतिहास कह दिया गया। और हिंदी साहित्य का इतिहास देखा जाए तो हम कई भागों में बांटते हैं और खासकर ये 4 भागों में बांटा गया है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, आदिकाल है पहला। आदिकाल 1050 से 1375 ईस्वी तक। देखो, मतभेद रहे हैं काल विभाजन को लेकर, या कह सकते हैं इतिहास में से हिंदी साहित्य में लेकर, खासकर काल विभाजन को लेकर और हिंदी साहित्य की शुरुआत कहाँ से हुई इसको लेकर भी मतभेद है। कई एक पीढ़ी ये बताती है या कई लोग ऐसा बताते हैं कि 7वीं सदी से इसकी शुरुआत हुई है, और कुछ लोग बताते हैं कि 10वीं सदी से इसकी शुरुआत हो गई है। अलग अलग मत रहे हैं, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा कहते हैं बहुत ज़्यादा इतिहास में नहीं घुसने का, लेकिन मेन बात है, मुख्य बात है इसमें निकालने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतिहास में घुसने के लिए वक्त चाहिए और वक्त हमारे पास है नहीं, वीडियो के लिए कम खासकर। 1050 से 1375 तक आदिकाल है। ये पूछा जाता है, टाइमिंग पूछा जाता है। इसमें थोड़ा बहुत किताबों में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर मान्य हैं वो ये हैं। भक्ति काल, आदिकाल के बाद भक्ति काल आता है। भक्ति काल 1375 से 1700 चलता है। रीति काल आता है 1700 से 1900 चलता है। और रीति काल के बाद आधुनिक काल आता है जो 1900 से लेकर अब तक चल रहा है। हिंदी साहित्य की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है। क्या कहा? कहा कि भैया साहित्य जो है ना वो समाज का दर्पण है। समाज में जो कुछ भी होता है, समाज का आईना है। समाज में जो कुछ भी होता है ना वो साहित्य दिखाता है आपको। लिखने वाला, राइटर्स बताता है आपको साहित्य। अगर इस बात को देखा जाए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये कह दिया साहित्य समाज का दर्पण है, क्या सोच के कहा होगा? क्या मतलब इसका कि साहित्य समाज का दर्पण है? चलिए 1 मिनट में आपको बताऊं। जैसे आपने दो काव्य ले लेते हैं और उनसे बिल्कुल एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे कह दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कि साहित्य समाज का दर्पण है। आपने रामायण और महाभारत दोनों को भली भांति जानते हैं। रामायण में क्या हुआ और महाभारत में क्या हुआ? एक तरफ जहां रामायण में दिखाया गया कि भाई से भाई का प्यार, राम लक्ष्मण भरत राम, और वही महाभारत में दिखाता है भाई से भाई का द्वेष या झगड़ा या लड़ाई
जैसा कौरवों में हुआ और पांडवों में हुआ। तो एक तरफ पांडवों और कौरवों में द्वेष लड़ाई दिखाता है जो है साहित्य, और एक तरफ भाई भाई में प्यार दिखाता है रामायण में साहित्य। तो जैसा समाज में हो रहा है ना, वैसा दिखाने वाला दर्पण आईना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और देखें, इसके अलावा नारी का सम्मान करता है, क्या करता है, नारी का सम्मान करता है, रामायण में दिखाया जाता है, नारी का सम्मान होता है बाकायदा। और वहीं महाभारत में नारी का अपमान होता है, और नारी का अपमान द्रौपदी का चीरहरण। तो जैसा समाज में हो रहा है वैसा दिखाया जा रहा है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। और देखा जाए गुरु को कितनी बढ़िया, एक तरीके से देखा जाए गुरु को कितना सम्मान मिलता है रामायण में, सब कुछ गुरु के कहने से होता है, और वहीं गुरु का अपमान होता है महाभारत में। गुरु की भी बात नहीं मानी जाती है महाभारत में। यहाँ पर बुराइयाँ थी, यहाँ पर अच्छाई थी, लेकिन साहित्य ने सब कुछ दिखाया, जैसा हो रहा था वैसा दिखाया। इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कह दिया कि साहित्य क्या है, समाज का दर्पण है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं और कुछ बातें। सबसे पहले आदिकाल की बात करेंगे, और आज आदिकाल की ही बात करने वाले हैं। भक्ति काल, रीति काल और आपका आधुनिक काल बाद में पढ़ेंगे। अगर हम लोग आदिकाल को देखा जाए तो आदिकाल किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने ही क्वेश्चन बनते हैं आदिकाल से जो खासकर एग्जाम में बनते हैं। साहित्य बहुत जरूरी है। आजकल ग्रामर से ना जो है साहित्य से ज़्यादा क्वेश्चन बना रहा है एग्जाम में। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्या कहा है, वीर गाथा काल, क्योंकि वीर गाथाएं ही ज़्यादा हैं इसमें, ये समझेंगे भी क्यों, ठीक है। बीजक काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल कहा है राम कुमार बरवा ने। हालांकि चारण काल ग्रियर्सन ने भी कहा है। जॉन ग्रियर्सन को आपने देखा काल विभाजन का जनक कहा जाता, काल विभाजन उन्होंने किया था जॉन ग्रियर्सन, उन्होंने भी चारण काल कहा है, और राम कुमार बर्मा ने भी चारण काल कहा है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, राहुल संकृतायन ने। किसको, आदिकाल को, यानी आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, राहुल संकृतायन ने। राहुल संकृतायन बड़े मजेदार आदमी थे, आपने राहुल संकृतायन का सुना होगा, और शायद जो है बचपन में जो है इनकी रचनाएं भी सुनी होंगी। और ये खासकर घुमक्कड़ किस्म के व्यक्ति थे, घूमा बहुत क्या करते थे। इनका एक शेर बड़ा मशहूर था, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। बीजपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इन्होंने क्यों कहा बीजपन काल को, कि मानते थे कि शुरुआत थी, शैशव अवस्था थी। और वीर काल है ना, एक तरीके से वीर गाथा काल का ही वीर काल विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है। तो ये सारे नाम पूछे जा सकते हैं किसने किस नाम से आदिकाल को पुकारा है। अगर इसके कवियों की बात करें तो प्रमुख कवि जो थे वो अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो की कई रचनाएं हैं। पटियाली कासगंज में इनका जन्म हुआ था, तोताए हिंद तक इनको कहा जाता था। और अमीर खुसरो को आप जानते भी होंगे, आपने सुना भी होगा। अमीर खुसरो की शुरुआत कहाँ से होती है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। बलवन सुना होगा, गुलाम वंश का जो है अंतिम शासक, थोड़ा सा पहले बलवन जो होता है एक प्रसिद्ध शासक, अंतिम प्रसिद्ध शासक कह सकते हैं। बलवन के टाइम से इसकी शुरुआत होती है, फिर गुलाम वंश खत्म हो जाता है, और गुलाम वंश के बाद कौन सा आता है, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। दरबारी भी कौन था, आपका जो है अमीर खुसरो। तो दो में रहा, बलवन से शुरुआत करी, बलवन के दरबार से, और अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य जो दरबारी कवि रहा कौन, अमीर खुसरो। तोताए हिंद इनको कहा जाता है, ठीक है। और गज़ल की शुरुआत, गज़ल का जनक कहा जाता है इनको, ठीक है। और जो है तबला की शुरुआत, गज़ल की शुरुआत, तो कई शुरुआत की जाती हैं। बड़ा फेमस, बड़े शानदार व्यक्ति रहे हैं। और अमीर खुसरो आदिकाल से संबंधित हैं। इनकी रचनाएं भी देखे जाएं तो रचनाएं इनकी हालत कन्हैया, नजराना हिंद और खलिकवारी, ये फेमस इनकी रचनाएं हैं अमीर खुसरो की। बात करेंगे चंद्रवरदाई की। चंद्रवरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो, सबने सुना होगा पृथ्वीराज रासो, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो को पहला हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य भी माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला महाकाव्य हिंदी साहित्य का आपका पृथ्वीराज जो है रासो। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई। लिखा ही इतना था, इतनी गप्प मारी है इन्होंने, यानी कि इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर लिखा है कि जो है। अच्छा, इससे संबंधित एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज रासो का जन्म भी एक ही दिन हुआ था, और मरण भी एक ही दिन हुआ था।
दोनों बहुत अच्छे परम मित्र थे, दरबारी कवि भी थे, ये कह सकते हैं सबसे बेस्ट फ्रेंड भी थे, दरबारी कवि भी थे, जन्म भी एक ही दिन हुआ, मरण भी एक ही दिन हुआ। और कहते हैं कि जब इनको बंदी बना के ले गए थे पृथ्वीराज को, तो चंद्रवरदाई भी गए थे, तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो कंप्लीट नहीं लिखी। पृथ्वीराज रासो लिख रहे थे लेकिन कंप्लीट नहीं लिखी, ठीक है। और कंप्लीट इनकी लिखी थी इनके एक पुत्र ने, इनके 4 पुत्र थे चंद्रवरदाई के, उनके एक पुत्र का नाम था जलहर, ठीक है। जलहर ने इसको कंप्लीट किया था, ऐसा माना जाता है। तो कई मत माने जाते हैं, रामचंद्र शुक्ल तक मानते हैं कि ये सब झूठ है, पृथ्वीराज रासो जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। भाई जो है विश्वबंधु मानते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, और भाई आपके यहाँ जो हैं द्विवेदी साहब मानते हैं कि शायद कुछ सच है कुछ झूठा है। तो थोड़ा सा मतभेद तो है पृथ्वीराज रासो में। लेकिन देखो हुआ क्या था कि जब ये ऐसा काल है आदिकाल, आदिकाल कौन सा चल रहा है 1050 से लेकर 1375 में। अगर इतिहास में नज़र देखें, दौड़ाएं इतिहास में, तो आप जानते होंगे ये वो काल है जहाँ गजनी गजनवी है ना, तो गजनी वाला काल है जहाँ मुसलमानों का आक्रमण हो रहा है, तुर्कों का आक्रमण हो रहा है, वो काल है। और ऐसे में एक्शन वाला दौर चल रहा है, जैसे एक्शन मूवी चलती है ना वैसे एक्शन वाला दौर चल रहा है। तो जितने भी कवि थे ना वो वीरता पर ही लिख रहे हैं। इस आदिकाल में 2 बातें आती हैं, एक तो वीर रस की, थोड़ी सी श्रृंगार रस की भी बात आती है, और थोड़ी शांत रस की बात भी आती है, लेकिन मुख्य रूप से वीर रस की बात है, इसलिए इसको वीर गाथा काल भी कहा गया है। और मजबूरी भी थी वहाँ के कवियों को, क्योंकि वहाँ के कवि जो थे राजा की बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा किया करते थे, तारीफ किया करते थे, राज साहब आप तो ये हैं, आप तो ये हैं, आपने ये कर दिया, और युद्ध तक का बड़ा सजीव बहुत शानदार वर्णन किया करते थे। श्रृंगार रस भी थोड़ा सा इसमें शामिल था। श्रृंगार रस इसलिए शामिल था क्योंकि वहाँ के जो छोटे छोटे, देखो ये वो दौर है, मैंने आपको कल भी बताया था, एक वीडियो बताई थी उसमें बताया था कि मुस्लिम आक्रमण क्यों सफल हुए। उसकी वजह एक भी थी कि छोटे छोटे दलों में भारत बटा हुआ था, सब में एकता नहीं थी, सब में अनेकता थी, और सब इससे क्या हो रहा था, विदेशी आक्रमण करने वाले लोग फायदा उठा रहे थे इसका, है ना। तो छोटे छोटे दलों में बटा हुआ था, एक दल वाला राजा दूसरे पर आक्रमण करता था ताकि अपनी सीमा बढ़ा सके, और उसकी रानी को भी हड़प लेता था। और वहाँ पर जो है कई रानियाँ रखने का एक शौक था इस काल में, और जैसे भी वर्णन हुआ करता था कि हाँ भाई वो रानी, उसकी रानी बहुत सुंदर है, दूसरे की बीवी हड़पने का शौक था कुल मिलाकर। तो श्रृंगार रस भी थोड़ा सा था और वीर रस भी था। मजबूरी हो जाती थी कवियों की वीर रस लिखना, क्योंकि भाई राजा से उनको पैसा मिलता था, तारीफ़ करते थे, तो उनसे जो है तरह तरह के पकवान, तरह तरह के वेशभूषा, तरह तरह के जो है परिधान मिलते थे, बहुत सारा पैसा मिलता था, तो बड़ा चढ़ा कर लिखा करते थे। इसलिए कह सकते हैं कि बड़ा चढ़ा कर लिखा गया है इसमें, ज़रूरी नहीं कि सारा सच भी हो, लेकिन काफ़ी हद तक सच माना जाता है। अगली बात देखेंगे, विद्यापति भी इसी के कवि हैं आदिकाल के। इनकी 3 प्रमुख रचना है, पदावली, कीर्तिलता और कृति पताका। पदावली, देखो विद्यापति थोड़े से अलग लीग से हटकर कवि रहे यहाँ पर, जहाँ सब लिख रहे थे वीरता के ऊपर, यहाँ पदावली में विद्यापति ने, आपने सुनी होगी गीत गोविंद जयदेव की रचना है, वहाँ से प्रभावित होकर इन्होंने जो है राधा कृष्ण के बारे में, राधा कृष्ण की विरह, राधा कृष्ण का जो है प्रेम के बारे में दर्शा गया है पदावली में। तो थोड़ा सा श्रृंगार रस है, प्रेम भी है ना। तो किसमें, पदावली में। याद पूछ सकता क्वेश्चन आपसे कि आदिकाल में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पदावली में क्या है आपका, थोड़ा सा श्रृंगार रस भी है, या वीरता की बात नहीं की गई है। तो इसलिए कई लोग ऐसा मानते हैं कि इसको आदिकाल को वीरगाथा काल कहना उचित नहीं है, क्योंकि केवल वीरगाथाएं नहीं कही गई थी, कहीं ना कहीं श्रृंगार रस की भी बात कही गई थी, कहीं ना कहीं प्रेम कहानियां भी थी, ऐसा बताया जाता है। अगली बात देखते हैं, नरपति नाहला की रचना है बीसल देव रासो, और ये तो वास्तव में एक प्रेम कहानी भी है। प्रेम कहानी है बीसल देव की और राजमती की। बीसल देव और राजमती की प्रेम कहानी है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, ये बहुत फेमस भी रही है। नरपति नाहला की रचना है बीसल देव रासो, ये आपको जानना है। और अजमेर के राजा थे बीसल देव रासो, और राजा भोज नाम सुना होगा आपने, राजा भोज की पुत्री थी राजमती। दोनों की शादी हो गई, और शादी के बाद राजमती थोड़ी तेज तर्रार थी, कुछ कटाक्ष कर दिए, ठीक है, और कुछ कहा सुनी हो गई। इससे क्या है कि बीसल देव रासो नाराज होकर उड़ीसा चले जाते हैं, किससे, राजमती से, और 12 साल रहते हैं। 12 साल के बाद फिर लौट कर आते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर राजमती ने जो है उसको पत्र लिखे, तो उसके बाद लौट कर आते हैं, फिर दोबारा मिलते हैं, पुनर्मिलन होता है। तो इस तरह की रचना बीसल देव रासो है, आपको याद रखना है,
ठीक है, राजमती और बीसलदेव रासो की। तो प्रेम कहानी भी है और इस प्रेम कहानी में थोड़ा सा श्रृंगार भी है, यानी कि थोड़ी सी लव स्टोरी भी है और थोड़ा सा एक्शन भी देखने को मिलता है। वीरता के बारे में भी बीसलदेव रासो की वर्णन किया गया है नरपति नाला के द्वारा, है ना। तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि ऐसा दौर है जो थोड़ा सा वीर रस और श्रृंगार रस का समावेश है, मिला जुला रूप है। अगली रचना है जगनिक की। जगनिक की रचना है परमाल रासो, नाम सुना होगा, इंपोर्टेंट है। और परमाल रासो का एक और नाम होता है आलाखंड, है ना। इस परमाल रासो में आला उदल की कहानी का वर्णन किया गया है। महोबा सुना होगा आपने, महोबा के व्यक्ति आला उदल की शानदार कहानी थी, शायद बचपन में आपने सुनी भी होगी या देखी भी होगी। जब वो लोग नाटक करने आते थे तो रुला देने वाली कहानी थी। तो आला उदल की वीरता, आला उदल की कहानी इस परमाल रासो में विशेषकर जिक्र किया गया है, जिसका आल्हाखड़ नाम भी है और जगनिक ने ये रचना लिखी है। तो ये 5 प्रमुख कवियों को हम लोग जानना है, किसमें, आदिकाल में। कौन कौन से, अमीर खुसरो, हालत कन्हैया, नजराना हिंद खलिकबारी, 3 प्रमुख रचनाएं। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो आपको याद ही है, पहला महाकाव्य हिंदी साहित्य का, ये याद रखना है। और वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन कहते हैं, चंद्रबरदाई माने जाते हैं। विद्यापति की बात करते हैं, विद्यापति, पदावली, कीर्तिलता, कृति पताका, ये 3 रचना है। पदावली बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, किसका वर्णन है, राधा कृष्ण का वर्णन है इसमें। नरपति नाला की रचना है बीसलदेव रासो, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, प्रेम कहानी है। और बीसलदेव रासो और राजमती की प्रेम कहानी है इसमें। जगनिक की रचना है परमाल रासो, आलाखड़, आला उदन की कहानी है इसमें विशेषकर, है ना। तो कह सकते हैं ये 5 कवियों की रचनाएं हैं। इसके किस किस नाम से पुकारा जाता है, तो आदिकाल की कुछ प्रमुख बातें हमने ख़त्म कर ली आज, ठीक है। और आदिकाल का एक प्रमुख शेर भी है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है कि 12 वर्ष तक जिए कुकुर और 13 वर्ष लो जिए सियार। 12 वर्ष तक कुकुर जीता है, 13 वर्ष तक सियार जीता है, 18 वर्ष तक जिए क्षत्रिय, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये ऐसा मानते थे उस दौर के लोग कि क्षत्रिय की उम्र 18 वर्ष तक होती है, कुकुर की उम्र 12 वर्ष तक होती है, सियार की उम्र 13 वर्ष की होती है, उसके बाद तो जीवन धिक्कार है। मतलब कहने का मतलब था जो भी जीवन जियो ना, वीरता के साथ जियो, ऐसा उस दौर में बताया जाता था, ऐसा मान्यता भी थी। तो वीर गाथा काल एक ऐसा काल जिसमें वीरता का वर्णन किया गया है। वहाँ के कवियों की मजबूरी थी वीर गाथा जो है वीरता का वर्णन करना, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे वो प्रशंसा सुनना चाहते थे अपनी, और श्रृंगार रस थोड़ा सा मिला जुला होता था क्योंकि वो दूसरों की रानियाँ छीनने के शौकीन थे। तो कुल मिलाकर समझ में आया होगा, आदिकाल के बारे में थोड़ी सी हमने चर्चा करी, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग भक्ति काल भी समझेंगे और कुछ और बातें आदिकाल की विशेषताओं के बारे में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। धन्यवाद।